स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मिशा? यस। ओके। आपको कल के टॉपिक में कोई डाउट है? हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़े, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बजट में रेवेन्यू बजट पढ़ा। क्या होता है ब्रीफिंग दे देती हूँ, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? जो हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करती हैं और साथ ही साथ एसेट्स को कम नहीं करती हैं। फिर उसके बाद हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा कि टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसिप्ट्स अपोजिट होता है किसका? रेवेन्यू रिसिप्ट का। जहां रेवेन्यू रिसिप्ट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, वहां कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं, एज वेल एज क्या करती हैं? गवर्नमेंट की जितनी भी एसेट्स होती है इसको कम कर देती हैं। एग्जाम्पल्स थे कैपिटल रिसिप्ट्स के बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट। यहां तक आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी टर्म में कोई डाउट? नो मैम। ओके, हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अब आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं इसके बारे में आप लोग को कल भी बता चुकी थी। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनकम पे जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता, किसी दूसरे से नहीं ले करके दे सकते हम। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे लाई करता है। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एज वेल एज गिफ्ट टैक्स। मेन जब आपसे कोई पूछता है ना डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स, तो उसके अंदर दो ही मेन होते हैं कॉमनली जो बोले जाते हैं। फर्स्ट इज द इनकम टैक्स एंड सेकंड इज द वेल्थ टैक्स। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों पे। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, हम होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमसे जीएसटी वसूल किया जाता है। जो आप एक्स्ट्रा आपका बिल आता है, आप देखते हो कि बिलिंग के अंदर जीएसटी भी ऐड होता है। तो कंपनी क्या कर रही है, होटल ओनर्स क्या कर रहे हैं, हमसे क्या ले रहे हैं? जीएसटी ले रहे हैं। तो बेसिकली बर्डन उन्होंने हम पे डाल दिया, खुद का बर्डन किस पे शिफ्ट किया? कंज्यूमर्स पे। तो यही डेफिनेशन है इनडायरेक्ट टैक्स की, कि इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स जहां पर बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं हम अदर्स पे, और इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पीपल पे होता है। जहां पर डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट उसका और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है। तो यहाँ पर जैसे देने वाला, जैसे टैक्स तो कौन देगा? होटल का ओनर। लेकिन उसने गेन कहाँ से किया? टैक्स लिया कहाँ से? हमसे। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट पीपल पे होता है। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी जो हम एक्सपोर्ट पे देते हैं, एक्सपोर्ट में जब हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पे बाहर सेल कर रहे हैं। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ता है, तो हर एक स्टेज पे टैक्स लगता है। एंड थर्ड इज द सर्विस टैक्स, जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं तो उस पे जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो होता है हमारा सर्विस टैक्स। आपको दोनों टैक्स की मीनिंग्स एग्जांपल्स में कोई डाउट? नो मैम। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। थोड़ी ब्रीफिंग है, मैंने कल आपको समझा दिया था, बट अगर आपको डेफिनेशन लर्न करनी है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स इट्स दैट रिसिप्ट्स होती हैं जो ना तो लाइबिलिटीज क्रिएट करती है गवर्नमेंट की, नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। ना ही लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगी ना एसेट्स को कम करेंगी। दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल एसेट्स को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स, जो उनके पास शेयर्स थे, वो प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, तो उससे उनकी एसेट्स कम हो गई, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया, वो लोन उनके लिए फ्यूचर में लाइबिलिटी होगा क्योंकि उनको रीपे करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, तो वो किसके अंदर आ गया? कैपिटल रिसिप्ट में।
क्लियर है इन दोनों के एग्जांपल्स? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट के Yes, ma'am. एग्जांपल हो जाएंगे आपका टैक्स रिसिप्ट, फीस, फाइन्स जो आपने पे करे, गवर्नमेंट से कोई एड आई आपको, ग्रांट्स आए, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट के पास फीस पेनल्टी के रूप में कोई भी पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में इसको रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में, क्योंकि देखो हमने रेवेन्यू बजट जब पढ़ा था तो वहां पर दो टर्म्स आई थी कि व्हाट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट हमें क्या बताता है? एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन गेन कर ली, एंड व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो क्या करता है, ना तो गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट करता है, साथ ही साथ ना ही कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। समझ आया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए कोई भी असेट्स ये कम नहीं करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, साथ ही साथ लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं करता। इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है, सब्सिडीज पे एक्सपेंडिचर करती है। सब्सिडीज आप एक तरह से मान लो कि गवर्नमेंट जब गरीब लोगों को या फिर मिडिलमैन लोगों को क्या कहते हैं, मनी की फॉर्म में कुछ देना, उसको हम बोलते हैं सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज पे खर्चा किया, डिफेंस परचेजेस करी, ये सब किसके अंदर आती है? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है आपको ये टॉपिक? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है एग्जाम्पल्स में कि एग्जाम्पल्स ये क्यों कोड किया गया यहाँ पर? देखो ma'am. इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो देखो इससे क्या होता है, हमारी लाइबिलिटीज कम नहीं होती हैं और असेट्स भी क्या होती हैं, क्रिएट नहीं होती हैं। अगर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी गवर्नमेंट तो उससे असेट्स नहीं बढ़ेंगी हमारी। ठीक, अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट अगर पीपल पे सब्सिडीज की फॉर्म में खर्चा कर रही है तो इससे हमारी लाइबिलिटीज रिड्यूसेस नहीं होंगी। ठीक है, लाइबिलिटीज एक तरह से बढ़ने का ही नाम होगा इसके अंदर। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वो खर्चा होता है गवर्नमेंट का जो क्या करता है, असेट्स का क्रिएशन करता है, साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटीज को भी कम कर देता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाती है। तो देखो स्कूल बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एक असेट्स है। गवर्नमेंट ने खर्चा किया क्यों, एक असेट्स को बनाने में। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया होगा, गवर्नमेंट इसको वापस पे कर रही है, मतलब गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी कि गवर्नमेंट को फ्यूचर में आरबीआई को पे करना था वो कम हो गई अब। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो क्या करती है, दो चीजें करती है। एक तो असेट्स को क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी, साथ ही साथ क्या कर देगी, लाइबिलिटीज को भी कम करती है। तो आप लोग, आपको इसके एग्जांपल क्लियर है? जैसे आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट जैसे ब्रिजेस बनवाती है, रोड्स बनवाती है, इन सब पे जो भी खर्चा होता है वो एक तरह से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, क्योंकि वो असेट्स पे क्या कर रही है, असेट्स पे एक तरह से खर्चा कर रही है, इससे हमारी असेट्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, Yes, और आप ma'am. एक और एग्जांपल ले सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मशीनरी और इक्विपमेंट पे खर्चा किया गवर्नमेंट ने, शेयर्स को परचेज किया, साथ ही साथ मान लो गवर्नमेंट ने साथ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लोन लिया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज द, अब नेक्स्ट टर्म आती है कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखो बजट डेफिसिट हम बोल सकते हैं कि बजट डेफिसिट क्या बताता है, वो सिचुएशन बताता है जब गवर्नमेंट के खर्चे क्या होंगे, गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज्यादा होंगे। बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीव्स। दैट मींस गवर्नमेंट को पीपल से जो पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में, वो
कम है और गवर्नमेंट लोगों पे जो पैसा खर्च कर रही है वो ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब हमारा खर्चा ज्यादा हो, किससे? हमारी रिसिप्ट से। बजट डेफिसिट के अंदर एक डेफिनेशन आ जाएगी, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा गवर्नमेंट की रिसिप्ट से। क्लियर ये डेफिनेशन बजट डेफिसिट की? Yes, ma'am. ओके, समझ में तो आ रहा है ना आपको? फास्ट तो नहीं हो रहा है ज्यादा? No, ma'am. ओके अब देखो, बजट डेफिसिट के अंदर जब हमने पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू खर्चा, अब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, आप मुझे बता सकते हो कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल जो हमने अभी पढ़ा? एनी आइडिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, मैं एक बार समझा देती हूँ क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो कोई एसेट्स को क्रिएट करता है ना लाइबिलिटीज को कम करता है, तो इसके अंदर क्या एग्जांपल आ सकता है? कोई आइडिया? क्या? Grants. ग्रांट्स तो हमें मिलती हैं, ग्रांट्स तो गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होता है, वो तो गवर्नमेंट को रिसिप्ट होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसका कोई भी एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। No idea. ओके देखो, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट पेमेंट करती है, मान लो गवर्नमेंट ने आरबीआई से ही लोन लिया और लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगी वो आपका एग्जाम्पल होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, क्योंकि ना तो ये एसेट्स क्रिएट कर रहा है ना लाइबिलिटी को कम कर रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट मान लो गरीब लोगों को सब्सिडी, हमें पता है अब सिलेंडर्स जो होते हैं, सिलेंडर आप जो घर में गैस सिलेंडर्स का यूज करते हो उस पर सब्सिडीज भी मिलती है, तो गवर्नमेंट ही तो देती है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्लियर हुए आपको इसके एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट एक्सेस होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आएगा। लेकिन डिफरेंस जो होता है रेवेन्यू डेफिसिट में और बजट डेफिसिट में, बजट के अंदर हम टोटल देखते हैं, टोटल में हमारा रेवेन्यू भी आ जाएगा और कैपिटल भी आ जाएगा, लेकिन रेवेन्यू के अंदर सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट आएगा, कैपिटल वाला पार्ट नहीं आएगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, बजट डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट में? Ma'am, repeat कर दो. क्या बोल रहे हो? Repeat कर दो. अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बजट डेफिसिट ये सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से, गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट आएगा और बजट डेफिसिट के अंदर दोनों पार्ट आएंगे, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में, रिसिप्ट साइड में भी रेवेन्यू प्लस कैपिटल। अब क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ओके अब आपका नेक्स्ट आता है इसके अंदर इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है? तो पहला इम्प्लीकेशन है अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट शोज फिस्कल इनडिसिप्लिन। अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो फिस्कल इनडिसिप्लिन ज्यादा मतलब शो करेगा कि हमारी कंट्री अच्छी तरह से रन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा क्या करेगी। साथ ही साथ इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारे रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होंगे, ज्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट क्या करिए वेस्ट एक्सपेंडिचर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ऐसा खर्चा करना जिसका कोई यूज नहीं हो, जिसका कोई रिटर्न ना मिले। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सामने क्या सोचकर करते हैं कि फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, तो लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर ऐसा माना रहा है कि गवर्नमेंट फालतू का खर्चा कर रही है, वेस्ट एक्सपेंडिचर है।
नेक्स्ट इज द it implies that government is dissaving. Government is using up savings of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure. रेवेन्यू डेफिसिट का को लेकर ये भी माना गया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिससेविंग कर रही है. डिससेविंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है किसके फॉर्म में, टैक्स, नॉन टैक्स या रिसिप्ट्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट इसको खुद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए यूज कर रही है, ना कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. होता है ना कि हाँ भाई गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट लगा रही है कहाँ पर, इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया में सुधार आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. लेकिन नहीं, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट खुद का ही पेट भरने के लिए क्या कर रही है, खर्चा कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज द इट रिड्यूसेस द assets of the government due to disinvestment. देखो इससे गवर्नमेंट की क्या होती है, assets भी कम होती है, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट अपने शेयर्स क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है. तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से गवर्नमेंट की असेट्स कम हो रही है. तो रेवेन्यू डेफिसिट से ये माना गया है कि गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है. क्योंकि देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसमें एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. तो इस वजह से इसमें ये माना गया है कि गवर्नमेंट के असेट्स को कम कर रही है. Next is a high revenue deficit gives a warning signal to government to either curtail its expenditure or increase its revenue. एक warning दे दी जाती है अगर गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है या फिर क्या कर रही है, अरेंज कर रही है. तो गवर्नमेंट को एक वार्निंग दे दी जाती है कि या तो वो खर्चे कम करे या अपने रेवेन्यू को बढ़ाए. अब रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है गवर्नमेंट का, कोई आइडिया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? एनी आइडिया कि गवर्नमेंट को इनकम कैसे आ सकती है? कोई आइडिया नहीं है? No. देखो गवर्नमेंट को इनकम आती है हमेशा टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट से, साथ ही साथ बोरोविंग्स और किससे आती है, बोरोविंग्स के साथ साथ हमारी आती है डिसइन्वेस्टमेंट से. तो ये हमें रेवेन्यू डेफिसिट एक तरह से वार्निंग सिग्नल होता है. अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि या तो वो अपना खर्चा कम कर दे या अपना रेवेन्यू बढ़ा दे. खर्चा कम करेंगे तभी भी डेफिसिट कम हो जाएगा, अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाएगा तभी भी अपना डेफिसिट कम हो जाएगा. क्लियर है इम्प्लीकेशंस रेवेन्यू डेफिसिट के? Yes, ma'am. देखो साथ ही साथ इसके इम्प्लीकेशंस ये भी हो सकते हैं और इम्प्लीकेशंस के साथ सजेशंस भी हम इसके अंदर ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है. गवर्नमेंट बहुत सारे ऑप्शंस ले सकती है इसके अंदर कि एक तो खर्चे को कट कर दे, प्लान अ कट इन एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ फंड्स को रेज करे, बोरोविंग्स को रेज कर सकती है, या फिर अपनी एसेट्स को क्या कर सकती है, सेल करके फंड रेज करेगी. मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी ना तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल के अंदर आ जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल डेफिसिट. क्या होता है, जस्ट वेट अ सेकेंड. देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर फिस्कल डेफिसिट का मीन्स होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से क्या हो, ज्यादा हो, बट उसके अंदर अमीशा जस्ट वेट फॉर 2 minutes. ओके. Yes, ma'am. ओके सॉरी. देखो फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या आता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से क्या हो, ज्यादा हो, बट इसके अंदर हम बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करते हैं. गवर्नमेंट की बोरोविंग्स आपको पता है किसका पार्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स का, लेकिन इसको अंदर हम इसमें फिस्कल डेफिसिट के अंदर लेते नहीं है. तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, बट टोटल रिसिप्ट्स के अंदर हमारी बोरोविंग्स नहीं आएंगी. ठीक है, क्लियर है आपको कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? मैम रिपीट कर दो. हाँ देखो फिस्कल डेफिसिट मींस ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, देखो डेफिसिट का मींस हमेशा समझो
कि गवर्नमेंट का खर्चा, डेफिसिट का मतलब ही अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे, खर्चा ज्यादा होगा रेवेन्यू से, इनकम से। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है, लेकिन हम टोटल रिसिप्ट्स के अंदर बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट की जो बोरोविंग्स होती है वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होती है, तो वो नहीं आएंगी इसके अंदर, रिसिप्ट्स के अंदर। इसलिए जिसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, एक्सक्लूडिंग इसके अंदर आती है बोरोविंग्स, एक्सक्लूड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो फिस्कल, जस्ट वेट फॉर 2। अब जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस पढ़ रही कि रेवेन्यू डेफिसिट से कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़े थे, बहुत सारे इफेक्ट पड़े थे। गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही थी, गवर्नमेंट को एक तरह से सिग्नल मिल रहा था रेवेन्यू डेफिसिट से कि अपने खर्चे को काट देना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ा देना चाहिए। एक तरह से ये भी पता लग रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रही है, वो खुद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कर रही है। तो ये सब इम्प्लीकेशन हमने रेवेन्यू डेफिसिट की देखी। अब हम इम्प्लीकेशन देखेंगे किसकी, फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मींस महंगाई बढ़ती है। कैसे? देखो, हम आरबीआई से बोरोविंग्स करते हैं, वो गवर्नमेंट बोरोविंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे क्या होती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, और मनी सप्लाई बढ़ने से जर्नल प्राइस लेवल बढ़ता है, और जर्नल प्राइस बढ़ने से धीरे धीरे इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट के कारण क्या होता है, हमारी बेसिकली इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। तभी तो हम बोरोविंग्स को यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, इसका मतलब है गवर्नमेंट की बोरोविंग ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एस्टिमेट होता है बोरोविंग्स बाय द गवर्नमेंट, कि अब गवर्नमेंट को कितनी बोरोविंग्स करनी है। आया समझ? अगर हम फिस्कल डेफिसिट को लेमन लैंग्वेज में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट बताता है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कितनी बोरोविंग्स, कितना उधार लेने की जरूरत है। अगर ये ज्यादा होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा उधार चाहिए आरबीआई से। जितना ज्यादा गवर्नमेंट उधार लेगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ी तो अपने आप प्राइस लेवल बढ़ते जाते हैं। प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब ही होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ना, महंगाई बढ़ना। आया समझ? इम्प्लीकेशन Yes, फर्स्ट इसका। yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज द, देखो नेक्स्ट है, अ कंट्री हैज टू फेस डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि एक, बोलते हैं ना कि उधारी का जाल बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा डेब्ट में फंस जाना। कंट्री को एक डेब्ट ट्रैप फेस करना पड़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि गवर्नमेंट को कितना उधार लेना है अभी। तो फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा होगा तो मींस गवर्नमेंट को ज्यादा उधार लेना है, मतलब गवर्नमेंट हमारी कंट्री का ही पार्ट होती है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा उधार लेगी तो कंट्री हमारी डेब्ट ट्रैप में ऑटोमेटिकली फंस जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है आपको फिस्कल डेफिसिट से किस तरह से डेब्ट ट्रैप एक कंट्री को क्रिएट करना पड़ता है, कंट्री फंस जाता है, डेब्ट ट्रैप इसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट इज द, ये फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिड्यूस करती है। देखो, अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ही ज्यादा लोन लेने लग जाएगी आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट तो कम होगी फ्यूचर की। क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको पता है कम होती हैं, और साथ ही साथ लोगों के पास पैसे ही नहीं बचते हैं, सेविंग्स ही नहीं होती है, वो अपनी लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पाते हैं। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं फिस्कल डेफिसिट के अंदर। कर इन्फ्लेशन आया, डेब्ट ट्रैप में फंस गई, कंट्री अगर डेब्ट ट्रैप में फंस गई तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूस होती है। क्लियर है थर्ड पॉइंट आपको इसके इम्प्लीकेशन का? Yes, ma'am. आपको समझ तो आ रहा है ना, सर से ऊपर तो नहीं जा रही, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से टफ है इकोनॉमिक्स के। अमीशा, आपको समझ तो आ रहे हैं ना टॉपिक्स? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am.
ओके, नेक्स्ट इज द इट इंक्रीजेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो मैंने आपको शुरू में ही जब लेमन लैंग्वेज में फिजिकल डेफिसिट का मतलब समझाया था कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेना है, कितनी बोरोविंग्स करनी है, उसका एस्टिमेट है फिजिकल डेफिसिट। तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीकेशन के अंदर ये क्या करता है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा देता है। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट लोन लेगी, फ्यूचर में लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। अब क्लियर है तुम्हें टॉपिक ये वाला? फोर्थ implications तक आपको कोई डाउट? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज द इट इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। अब देखो जब कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस गई है तो अब हेल्प तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक उधारी के जाल में फंस जाते हैं। तो जब डेब्ट ट्रैप में हमारी कंट्री फंस गई है तो हेल्प तो हमें मांगनी पड़ती है। तो हेल्प कौन करेगा हमारी? अब बाहर की कंट्रीज हमें एड्स देंगी, ग्रांट्स देंगी, थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करेंगी। तो इससे हमारी कंट्री के लिए एक फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी फिजिकल डेफिसिट से। सो फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन के अंदर फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, जो एक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। अगर इंडिया यूएसए पे, जापान पे, चाइना पे अपने एड्स के लिए या फिर अपने डेब्ट ट्रैप को सॉल्व करने के लिए डिपेंड हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। ये कोई गुड सिग्नल नहीं होता, गुड साइन नहीं होता। इट्स अ बैड साइन एंड अ साइन ऑफ डेंजर कि जब आपकी कंट्री फॉरेन डिपेंडेंस, मतलब आपकी जब कंट्री फॉरेन पे ज्यादा डिपेंड है। सो हैव यू क्लियर ऑल अबाउट द पॉइंट्स? आपको अभी तक कोई डाउट कि बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, उसके इम्प्लीकेशन, फिजिकल डेफिसिट का कोई भी मतलब प्रैक्टिकल रिलेवेंस आपको कोई जानना हो कि इसका मतलब क्या होता है, किस लिए यूज होता है? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. ओके, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस होता है। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है हमको, गवर्नमेंट की बोरोविंग्स की, गवर्नमेंट को कितने उधार लेने की जरूरत है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट भी आता है कि गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब वो उधार लेगी। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताती है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बताती है जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेती हूँ। व्हाइट बोर्ड विजिबल है आपको? Yes, ma'am. ओके, सो देखो हम अब इसके अंदर एक चीज पढ़ते हैं। मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल इसका बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट दी हुई है, रेवेन्यू रिसिप्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10, 5, 6, 3, 3, 1। सो सॉरी। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14,36,169। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। थर्ड इज द कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है हमें। अभी आपको ना सारे इनके प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे कि क्या यूज है इन सबका। कैपिटल रिसिप्ट है 6,08,967। ये डेटा नोट कर लेंगे हमेशा कॉपी में। ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. आप ये डेटा नोट कर लेंगे एक बार, आपको हेल्प होगी फ्यूचर में इससे बहुत। Okay. टोटल रिसिप्ट दी हुई है आपकी, टोटल रिसिप्ट हैं आपकी, टोटल रिसिप्ट 1+3। जो आपको मैंने ये दे रखा है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट का टोटल होता है टोटल रिसिप्ट। तो आपकी टोटल रिसिप्ट हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड,
16,65,297. Fifth point is capital expenditure. आपको ये नंबर्स और कोई राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही विजिबल होने में? Am I audible? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राइटिंग और नंबर्स को विजिबल होने में? No, ma'am. 2,29,129. यहाँ तक एक बार डेटा नोट करो, फिर मैं आगे परस्यू करती हूँ डेटा को एक बार. Okay, ma'am. कर लिया? Just a second, ma'am. Okay, no problem. I'm done. ओके, नेक्स्ट डेटा है आपका 6 पॉइंट इज टोटल एक्सपेंडिचर. अभी हमने टोटल रिसिप्ट्स निकाली. नेक्स्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर इज 2 + 5, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट इज 16,65,297. नोट कर लिया यहाँ तक हमेशा? Yes, ma'am. ओके, मैं आगे एक बार व्हाइट बोर्ड करती हूँ शेयर. ओके, इसके बाद आप इसी कंटिन्यूएशन में लिखना. हमारे 6 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट 7th पॉइंट इज रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स ये दे रखा है आपका 66,467. 8th पॉइंट इज बोरोविंग मीन्स गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है, एंड अदर लाइबिलिटीज. That is 5,42,499. And the last point is interest payment. That is 3,70,685. यहाँ तक नोट करो, फिर आगे परस्यू करते हैं. I'm done. ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन आपके पास है पूरा. अब हमें देखो इससे पहले निकालना है. फर्स्ट हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. तो हमारे पास डेटा आई हुई है, तो इस डेटा से हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट. हमेशा क्लास 5 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, उसके बाद टॉपिक कल परस्यू करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब आप क्वेश्चन में देख के अपनी वैल्यूज को पुट करो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 14,36,169 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना दे रखा है? 10,56,331. दिस इज द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, एंड दिस इज द रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को अर्न हो रही है. तो हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, तो डेफिसिट कितना होगा? 3,79,838 का गवर्नमेंट का क्या आ रहा है? आरडी इज रेवेन्यू डेफिसिट. क्लियर है आपको ये कैसे निकाला है? सिंपली हमने माइनस किया है, वैल्यूज पुट किया. Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो, अब हम निकालेंगे
फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिस्क था और बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करना था हमें, ठीक है। सो टॉपिक इज टोटल एक्सपेंडिचर। देखो टोटल एक्सपेंडिचर आपका वैल्यूज में देखो कितने रखा है, 16,65,297 माइनस। अब देखो यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे क्योंकि उस एक्सपेंडिचर में बोरोविंग्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो हम सिर्फ लेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है मिशा आपको? ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसिप्ट जिसमें बोरोविंग्स एक्सक्लूड होती है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ठीक है। तो देखो हम टोटल रिसिप्ट्स नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बोरोविंग्स इंक्लूडेड है। तो टोटल रिसिप्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, ये फॉर्मूला होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी दे रखी है आपकी, रेवेन्यू रिसिप्ट से 10,56,331। क्लियर है यहाँ तक आपको स्टेप? Yes, ma'am. अब देखो अब क्या करना है हमें, इसके अंदर रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि देखो हम गवर्नमेंट की रेवेन्यूज नहीं लेते, गवर्नमेंट की बोरोविंग्स नहीं लेते, लेकिन जो गवर्नमेंट की लोन की रिकवरी होगी वो लेंगे। तो रिकवरी ऑफ लोन्स कितना दे रखा है, 66,467। पॉइंट क्लियर है आपको, ये हमने क्यों प्लस किया है ये सब चीजें? देखो मीशा मेरी बात सुनो, कैपिटल रिसिप्ट्स के 3 पार्ट मैंने आपको कल पढ़ाए थे। वो फर्स्ट पार्ट था आपका रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकंड पार्ट इज बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड थर्ड पार्ट इज अदर रिसिप्ट्स, ठीक है। तो देखो जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं उसके अंदर हम कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट नहीं लेते हैं, बाकी 2 पार्ट इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है वो पार्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे, बोरोविंग्स नहीं लेंगे, इस हमेशा ध्यान रख। रेवेन्यू रिसिप्ट ये लिया, कैपिटल रिसिप्ट का सिर्फ एक पार्ट लिया है रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट, इसको प्लस करके फिर हम माइनस करेंगे। तो देखो 16,65,297 माइनस 10,56,331 प्लस वेट अ सेकंड 331 plus 66,467. So answer is 5,42,499. क्लियर है आपको कि हमने ये कैसे निकाला फिस्कल डेफिसिट? दैट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एमसी पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, ma'am. और ये आप मुझे बता सकते हैं ये 5,42,499 ये क्या है? कोई आइडिया आपको? मैंने जब आपको फिजिकल डेफिसिट पढ़ाया था उसमें क्या एक लेमन लैंग्वेज में बोला था कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है लेमन लैंग्वेज में? कोई आइडिया? गवर्नमेंट की बोरोविंग्स बोला था ना मैंने कि गवर्नमेंट को कितना उधार लेने की जरूरत है, तो ये 5,42,499 गवर्नमेंट को उधार लेना है, ठीक है। Okay, ma'am. चलो अब हम ओवर करते हैं, वैसे क्लास अभी 1 मिनट के अंदर ओवर हो जाएगी। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। Thank you, ma'am. आज का टॉपिक समझ आया ना तुम्हें? Yes, ma'am. ओके थैंक यू।